दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर पहली बार इंटरैक्टिव तरीके से, जी हाँ, ये एकदम बेहद नया तरीका है और यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट। आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से हैं। अगर आप मेरे साथ में 10 से 12 मिनट, 15 मिनट तक रहते हैं, तो वास्तव में आपको लास्ट में समझ में आएगा कि वो कॉन्सेप्ट जो हमें कभी नहीं समझ में आते थे, जब आप अपनी टीईटी परीक्षाओं की बात करते हैं, किसी भी यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा की बात करो, आप पीसीएस परीक्षा को लेकर के बात करो, या जब-जब हम बात करते हैं आपके यूपीएससी तक में ये आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, तो तुरंत आपके ध्यान में, आपके दिमाग में आता होगा कि कहीं न कहीं पैसे की बात की जा रही है, कहीं न कहीं अर्थ की बात की जा रही है, कहीं न कहीं धन की बात की जा रही है। जी हाँ, ये वही धन है, बिल्कुल एकदम से गड्डियों में इकट्ठा आप देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, वो है आपका केंद्रीय बैंक। आपके भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद फिर आपको ध्यान में आता है कि आपका बैंक भी तो है। जी हाँ, ये रहा आपका बैंक, कुछ इस तरीके से। अब बचे आप, तो आप भी यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम यहाँ पर लेकर के जिनके बारे में बात करने वाले हैं, तो ये है आपके, जब हम बात करते हैं आपकी मौद्रिक नीति के साधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप इनके बारे में अभी अंदर जाएंगे तो यहाँ से किस तरीके से आपकी यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षाओं में, आपकी टीईटी परीक्षाओं में हम बात करें, या आप किसी भी परीक्षा को लेकर के बात करो, सभी में सवाल जो बने हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो मौद्रिक नीति के साधन, हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, पैसे से संबंधित जो नीतियां बनती हैं, उनको कुछ कंट्रोल करने के, उनको कुछ ऐसे में रेगुलेट करने के साधन हमें देखने को मिलते हैं। बात आती है साधन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दो साधन है। पहला साधन जो है वो है मात्रात्मक विधि, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड। वहीं जब हम बात करते हैं दोस्तों एक दूसरे मेथड को लेकर के, तो उसका नाम है आपका क्वालिटेटिव मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में गुणात्मक मेथड बोल देते हैं। यहाँ पर जब बात आती है मात्रात्मक विधि को लेकर के, तो मात्रात्मक विधि में भी आपके सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा बैंक रेट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आखिर ये बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, यही आज हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और दूसरे कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं जो मात्रात्मक विधि में हमें देखने को मिलता है वो है ओएमओ। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, इसे फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ की जब बात की जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अलावा जो थर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो होता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। दोस्तों लास्ट तक रहोगे, मजा तभी आएगा। वेरिएबल रिजर्व रेशियो की अगर हम यहाँ से बात करते हैं, इसमें भी हमारे दो टाइप देखने को मिलते हैं। तो पहले टाइप की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग कह देते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अब बहुत अच्छी तरीके से यहीं से सवाल आपका जो है बनता है काफी कुछ। दूसरी जब हम VRR की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, CRR के बाद हमें जो देखने को मिलता है वो है SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन सभी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। फिर जब बात आती है मात्रात्मक विधि का, जो अगला हमारा ऐसा में इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, तो ये है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम लोग LAF बोलते हैं। LAF में भी दो टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका रिजर्व, माफी चाहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। जी हाँ, ये रिवर्स रेपो रेट है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑप्शन, REPO, रीपरचेज ऑप्शन। और जो दूसरा मेथड है LAF, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, तो वो होता है आपका रेपो रेट। बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इन्हीं के बारे में अब हम आगे यहाँ पर चलने वाले हैं, तो सीखने को हो जाइए तैयार। हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक रेट के बारे में। आखिर बैंक दर क्या होती है, तो सबसे पहले आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने है, बहुत अच्छे से आप लोगो देख पा रहे होंगे। और ये रहा आपका बैंक। आपका बैंक कैसे आप ऐसे में भूल सकते हैं। और फिर जब बात आती है दोस्त, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके बैंक की तरफ तीर का निशान गया, और ये कहते हैं कि ये बैंक रेट है। मान लीजिए, मतलब यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी जिस रेट पर हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स में अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन से, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है वो बैंक रेट कहलाता है। जी हाँ, बात आई कॉमर्शियल बैंक्स की, तो आपके PNB है। हम अगर बात करते हैं देना बैंक हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हो गए। फिर बात आती है आप भी तो हो।
फिर बात आती है आप भी तो हो। हमने कहा जब हम बात करते हैं आप, तो हम आपको एक बिजनेस के तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, हम आपको एक नॉर्मल पीपल की तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके बैंक से आपकी तरफ तीर का निशान गया और ये क्या बता रहा है, लेंडिंग रेट। इसे हम उधारी दर बोल देते हैं 7 to 8%। मतलब दोस्त सीधा सा है, हमारे कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट पर पैसा लेते हैं वो बैंक रेट होता है, और हम जिस रेट पर अपने बैंकों से पैसा लेते हैं वो हमारा लेंडिंग रेट होता है। ऑब्वियसली आप मुनाफा कमाने की आप बात करोगे, ठीक है, तो आपका बैंक 6% पर लिया, बेच रहा है, आपको दे रहा है धन कितने पे, आपको 7 to 8%। एक बात यहां से दोस्त क्लियर हो गई कि जो लेंडिंग रेट है, जो आपका उधारी जो दर है जो आप लेते हो, वो हमेशा ज्यादा होता है बैंक रेट से। इसे हमने हिंदी में भी समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं बैंक रेट क्या होता है, उधारी दर क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। फिर बात आती है एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में हम लोग नगद आरक्षित अनुपात कह देते हैं। दोस्त ये रहा आपका बैंक। आपका बैंक मतलब ये कॉमर्शियल बैंक्स की बात की गई है। कॉमर्शियल बैंक्स में आपका एसबीआई भी शामिल है, आपके एचडीएफसी है, देना बैंक है, पीएनबी है, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, जितने भी बैंक है वो सारे के सारे शामिल है। तो सीआरआर में दूसरी तरफ आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया और ये तीर का निशान आपकी बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ गया। हमने आपसे कहा कि आपका बैंक क्या करता है, नगद यानी कि कैश के फॉर्म में कुछ पैसा इसके पास में रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखता है। नगद या कैश के फॉर्म में कुछ पैसा कहाँ रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं। ये रहे आप, जी हाँ, ये इन महोदय का नाम क्या है ये तो भी हम लास्ट में देखेंगे। ये रहे आप और ये रहा आपका बैंक। ये आप हैं और ये आपका बैंक है। और आपने क्या किया, मान लीजिए 100 रुपए, 100 INR आप अपने बैंक में लेकर के गए और आपने जमा कर दिया। जी हाँ, आपने क्या किया, आपने जमा कर दिया। उसके बाद भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी बात आती है, आरबीआई। फिर इन बैंकों ने क्या किया, इन बैंकों को क्या करना होता है, जी हाँ, जो आपने 100 रुपए जमा किए हुए हैं दोस्तों, इस समय जो सीआरआर का रेट चल रहा है वो 4.5% चल रहा है। ये आपका घटता बढ़ता रहता है। तो हमने करंट रेट से आपको यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये 4.5% यानी कि आपके 100 रुपए का 4.5 रुपए ये बैंक क्या करता है, यानी आपका बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा कर देता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में उसे इसे जमा करना होता है। जी हाँ, यही तो है आपका, यही तो है सीआरआर, कि जो भी पैसा है आपके कॉमर्शियल बैंक के पास में, आपके पास में, उसका कुछ परसेंट जो है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। मिनिमम कितना रख सकता है, बात कर लेते हैं यहाँ पर। भाई हम नाम बताना भूल गए थे इन महोदय का। जी हाँ, ये है आपके कलुआ दादा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। मैंने आपसे कहा जब हम सीआरआर की बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो को लेकर के, तो ये आप थे यहाँ पे। और जब हम बात करते हैं, यार रहा आपका बैंक। जी हाँ, और बैंक से आपने क्या किया कि 100 रुपए आपने जमा किए, उसका 4.5 रुपए जो है वो क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आपको सबमिट करना पड़ा। और दोस्त जब हम बात करते हैं आपकी बात, तो जब कॉमर्शियल बैंक ने 100 रुपए आपने जमा किया, 4.5 रुपए उसने क्या किया, ऐसे में आरबीआई के पास में रख दिया है, आपके पास में 95.5 रुपए बचे। जी हाँ, ये सवाल पूछा गया है कि जब सीआरआर की दरें जो है वो घटती हैं, तो ऐसे में कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा ज्यादा होगा, मतलब वो आपको पैसा यानी उधारी दर जो है यानी लेंडिंग रेट ज्यादा होगा। फिर मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा फिर अच्छे से वो सभी को बांट पाएंगे। लेकिन जब सीआरआर ज्यादा होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में हमें ज्यादा पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, और ऐसे में आपको यानी जो जनरल पब्लिक है और बिजनेस के लिए पैसा हमें कम देना होता है। बात समझ में, मतलब बैंकों के पास में ऑब्वियसली मान लीजिए, चलिए कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये 4.5% ना होकर के आपका जो है 10% हो गया। अब पहले बैंक के पास में 95.5 रुपए थे जो सभी को वो कर्जा दे रहा था। अब जब 10 रुपए आरबीआई के पास में रख दिया तब तो 90 रुपए बचे ना। अब उसी 90 में उसको क्या करना है, सभी को बांटना है, या सभी में जो है सभी को उधार देना है। बात आती है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आ चुके हैं, जो होता है एसएलआर। उम्मीद करते हैं सीआरआर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर वैधानिक तरलता अनुपात, आखिर एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो मैंने कहा आपका बैंक एक बार फिर से आपके सामने है। जी हाँ, ये तीर का निशान किधर की तरफ गया है, कहते हैं दोस्त कि ये बैंक जो होते हैं, जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं,
कुल जमा का कुछ परसेंट अपने ही पास में। जी हाँ, मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है, उसने उसके पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में भाई 4.5 रुपए तो उसने दे दिए किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उसमें से भी कुछ पैसा अपने पास रखता है। जब अपने पास रखने की बात होती है, वो किस फॉर्म में रखता है, तो एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कैश के फॉर्म में नहीं होता है। वो आपका सोने के रूप में हो सकता है, जो आपकी सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके रूप में होता है। मतलब वो कैश नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा बस, ठीक है। तो एसएलआर क्या होता है दोस्त, कि आपका बैंक अपने कुल जमा का कुछ परसेंट अपने ही पास में नॉन कैश फॉर्म में जो रखता है, वही आपका एसएलआर होता है। एसएलआर की जो मिनिमम लिमिट है इंडिया में वो 0 है, और एसएलआर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 40। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। एक अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है जिसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट आपका रीपर्चेज ऑप्शन होता है। बात आती है रेपो रेट को समझने की, तो सबसे पहले आपका केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं, आपके सामने है। ये तीर का निशान आपके बैंक की तरफ गया। जी हाँ, ये आपका बैंक है। मैंने आपसे कहा शॉर्ट टर्म लोन। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। फॉर 14 डेज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। जी हाँ, जिस रेट पर वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन फॉर 14 डेज याद रहे, और उसी रेट को दोस्त हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है आपके लिए। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। कौन? बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। तीर का निशान देखिए आरबीआई से बैंक की तरफ है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। यही चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। रेपो रेट का कम होना मतलब आपके जो कर्जे हैं, ऐसे में जो आपके बैंक से मिलने वाले जो आपके पैसा है, वो ऐसे में सस्ता होगा। आप यहाँ पर होम लोन, व्हीकल लोन के बारे में बात बोली हुई है। इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट आपको रिवर्स रेपो रेट में देखने को मिलेगा। मैंने कहा ये रहा आपका रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले आपका बैंक आएगा। बैंक आएगा यानी कि मैं कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। ये तीर का निशान अब किधर की तरफ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जब हम बात करते हैं यहाँ से, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ से देखने को मिला। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, ये रहा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। जी हाँ, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। अब यहाँ पर एक टर्म आया है, लिक्विडिटी क्या होती है, तो थोड़ी देर में इसे हम समझेंगे। फॉर 14 डेज दोस्त कहने का क्या मतलब है? रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद की शर्त पर वाणिज्यिक बैंकों की अधिक तरलता के धन को जमा करता है। ये बात समझ में नहीं आई होगी, ध्यातव्य वाला लाइन पढ़िए। आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो पर जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके धन को जमा करके ब्याज देता है, ना कि बैंकों से ऋण लेता है। अभी आपने क्या देखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें उसके पास में थी। अब भाई रेपो रेट में क्या होता है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है कर्जा बैंकों को, तो बैंकों को कुछ तो रखना पड़ेगा ना उनके पास में। बिल्कुल सही कहा। तो रिवर्स रेपो रेट जस्ट अपोजिट होगा। एक टर्म की बात की गई है यहाँ पर कि आखिर लिक्विडिटी क्या है, आखिर तरलता क्या है। तो मैंने आपको कहा कि जो नकदी के लिए संपत्ति का आदान प्रदान करने की क्षमता। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी और समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पर लिक्विडिटी डिस्क्राइब्स योर एबिलिटी टू एक्सचेंज एन एसेट फॉर कैश। ये है एसेट आपका। भाई गाड़ी भी हो गई, लैपटॉप भी हो गया, घर भी हो गया, है नहीं, आपकी जमीन जायदाद भी हो गई, खेत भी हो गए, खलिहान भी हो गए, ये संपत्ति है। मैंने क्या कहा? जी हाँ, ये दोनों तीर के निशान ये बताते हैं कि इनको बेच करके हम क्या करते हैं। जी हाँ, ये पैसा, ये पैसा। तो होता क्या है कि संपत्ति का आदान प्रदान करने के लिए जो एक कैश फॉर्म में, एक्सचेंज एन एसेट फॉर कैश, कैश के लिए अगर हम अपने एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो चीज हमारी तरलता या लिक्विडिटी को बताता है। तरलता जैसे तरल क्या होता है कि आपकी जेब में रखा पैसा बहुत ही तरल होता है नहीं? पानी के बतासे देखे नहीं कि तुरंत फट से जेब से निकला और फिर 10 रुपए के पानी के बतासे खा गए। लेकिन आपकी संपत्ति वाला जो पैसा है, वैसा तो है नहीं कि आपके पास में 1 बीघा खेत है और आप पानी के बतासे की दुकान देखे और खेत बेच करके तुरंत क्या कर दिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में ये तो 3.5 घंटा केवल एडिटिंग वाली चीज रही है, बाकी सीखने में और सारी चीजें अलग हैं। कुछ अच्छा लगा हो, काफी मेहनत की गई है इस पे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर करिएगा यहाँ पर।
और मिलेंगे हम आपसे कुछ ऐसे ही। ये इस तरीके का जो आपका एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको समझ में आया है, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसी पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी तरीके से कैसे आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।